प्राध्यापक रविंद्र राणे इनके 50वें जन्मदिन के मौके पर विशेष प्रबोधन का कार्यक्रम रखा गया है। साथियों, रानी जी के बारे में तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ अपने विचार व्यक्त किए। मैं भी एक दो बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं कि रानी जी खासतौर पर अदर बैकवर्ड क्लासेस के काम के लिए हम लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ज्यादा बड़े पैमाने पर काम करते रहे हैं। ओबीसी में भी हम लोग काम करते रहे हैं, मगर कंपैरेटिवली शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में ज्यादा काम करते रहे। मगर एक समय आया, हम लोगों ने ये रणनीति बनाई कि अब हम लोगों को सारे देश भर में ओबीसी के अंदर ज्यादा बड़े पैमाने पर संगठन का प्रचार प्रसार और फैलाव करना है। तो इस काम को देश भर में कौन कर सकता है, इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्तर पर रविंद्र राणे जी को लगाई गई और इसके लिए वो सारे देश भर में कई राज्यों में उनको जाना पड़ता था और वो जाते थे। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि उनके परिवार की बहुत क्षति हुई है। परिवार के लोग ऐसा कह सकते हैं कि उनके परिवार की बहुत क्षति हुई है, मगर मैं जानता हूं रानी जी के जाने से हमारे आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में बहुत ज्यादा क्षति हुई है। क्योंकि ओबीसी में कई राज्यों में मैंने उनको भेजकर काम करने का और विस्तार करने का कार्यक्रम शुरू किया था और उसको बड़े पैमाने पर हम लोग आगे बढ़ाना चाहते थे। तो उसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति जिनके पास हायर एजुकेशन है, मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे थे रानी जी। मैं ग्रेजुएट पढ़ा लिखा, वो पोस्ट ग्रेजुएट थे। मैं टीचर भी नहीं था, मगर वो प्रोफेसर थे। तो एजुकेशन के दृष्टि से वो मेरे से ज्यादा थे और चूंकि वो लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे, इसलिए बोलने की, लोगों को समझाने की, आइडियोलॉजिकल बातें समझाने की कोई कमी उनके अंदर थी नहीं। तो इसलिए उनका उपयोग सारे देश भर में ओबीसी के लोगों को ज्यादा जागृत करने के लिए और आंदोलन को जोड़ने के लिए उनका ज्यादा उपयोग हो सकता था। ये बात सोचकर ही हमने उनको इस काम के लिए सोचा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उनके अंदर इस तरह की जानकारी थी, इस तरह का कमिटमेंट था, इस तरह की ऊर्जा थी, भागदौड़ करने के लिए भी वो तैयार थे। और ये सारी बातें उनके अंदर थी। ये एक दूसरा मुद्दा था, क्योंकि किसी को संगठन कोई जिम्मेदारी सौंपना चाहता है और वो व्यक्ति भी उसके काम को करने लायक हो, तो संगठन का काम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। प्रोफेसर राणे ने एक तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर सारे देश भर में अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव
धर्म के नाम पर आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने ज्यादा फैलाया हुआ है। ओबीसी के लोगों को ज्यादा गुमराह किया हुआ है, धर्म के नाम पर गुमराह किया हुआ है। ओबीसी के लोगों के अंदर धर्म का जो कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए, ऐसा कोई एजुकेशन उनके अंदर कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए होता है, वो नहीं है। अगर हम फुले शाह आंबेडकर के आंदोलन के पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए बात करें तो फुले कुमारी जाति के ओबीसी हैं, शाहू मराठा कुंभी जाति के, अंबेडकर शेड्यूल कास्ट के। तो हम देखते हैं क्योंकि समाज की ये सारी रचना जो सोशल स्ट्रैटा है उसको हम देखते हैं, वर्णा सिस्टम की बात जानते हैं। तो वर्णा सिस्टम में ओबीसी कहां आता है? वो ब्राह्मण नहीं है, ओबीसी क्षत्रिय भी नहीं है, ओबीसी वैश्य भी नहीं है, तो ओबीसी शेड्यूल कास्ट भी नहीं है, इसलिए ओबीसी है। तो प्राध्यापक राणे जो है ओबीसी कैटेगरी में भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जाति के थे, कुंभी जाति के थे। और कुंभी जाति के लोगों की प्रेरणा लेकर ही हम लोग हमारा आंदोलन चला रहे हैं। शिवाजी महाराज की प्रेरणा लेकर, शाहू महाराज की प्रेरणा लेकर, ज्योतिराव फुले की प्रेरणा लेकर हम अपना काम सारे देश भर में फैला रहे हैं। तो इसमें हमने ये सोचा कि राणे सबसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं, इसीलिए उनको नेशनल लेवल की जिम्मेदारी हमने लगाई थी। और वो जिम्मेदारी निर्वहन करने के दृष्टि से ही कर्नाटक में भी गए थे, क्योंकि कर्नाटक से आने के बाद ही उनके साथ ये हादसा हुआ। दूसरे राज्यों में जाना संगठन ने उनको भेजना शुरू किया था, कई राज्यों में उनको भेजना शुरू किया गया था। खास तौर पर ओबीसी के अंदर जो कुंभी जाति के लोग हैं, उनके अंदर कैडराइजेशन होगा तो दूसरी ओबीसी जातियों के अंदर ऑर्गेनाइजेशन और आंदोलन फैलाना आसान होगा। इस बात को भी सोचा गया था और इसके लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति प्रोफेसर राणे। इसलिए प्रोफेसर राणे के जाने से उनके परिवार का निश्चित रूप से बहुत ज्यादा हानि हुई है, मगर सबसे ज्यादा हानि हमारे आंदोलन की, क्योंकि अब हमारे लिए इस तरह की स्ट्रेटेजिकल पर्सनैलिटी कि किसी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सुटेबल व्यक्ति चाहिए वो अभी हमारे पास नहीं है, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ी हानि हुई है और ये ना भरपाई होने वाली हानि है। तो हम लोगों को, संगठन को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी दिक्कतें हुई और आगे हो रही है। साथियों, दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात भी मैं बताना चाहता हूं। देश में परिस्थितियों में बड़ा बदलाव हो रहा है। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के लोग आरएसएस के द्वारा बनाए हुए लोग हैं, बीजेपी आरएसएस ने बनाई है, आरएसएस ब्राह्मणों ने बनाया हुआ संगठन है। ब्राह्मण कितने होशियार और चालाक लोग हैं, तो उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण देश का प्रधानमंत्री, देश के अंदर जो हालात बदल रहे हैं वो अब बनाना संभव नहीं है, अब ओबीसी को ही बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी को चॉइस किया। यानी नरेंद्र मोदी भी ओबीसी ही प्रवर्ग का व्यक्ति है, राणे भी ओबीसी ही प्रवर्ग के व्यक्ति थे।
तो देश में जो आज के तारीख में जो हालात बने हुए हैं कि देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का है, मगर उसके पास पूरे के पूरे फैसले करने का अधिकार नहीं। वो उतने ही फैसले ले सकते हैं जितने फैसले आरएसएस के लोग उनको अलाउ करते हैं। जैसे हम लोगों ने जयपुर में जब हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उसमें ये सब्जेक्ट करने लगा है ओबीसी की जातीय दर गिनती का। तो ओबीसी की जातीय दर गिनती का मुद्दा 2010 में हमने फोरफ्रंट पर लाया, आंदोलन का विषय बना दिया। 9 के राष्ट्रीय अधिवेशन दिसंबर में हुआ और 2010 में हमने ओबीसी का मुद्दा फोरफ्रंट पे लाया। 2010 में फोरफ्रंट में लाने के बाद आप देखेंगे नरेंद्र मोदी का इमरजेंस 2010 के बाद होता है। अगर आप तारीखों का अध्ययन करो तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब यह है कि बहुत बारीकी से हमारे एक्टिविटी पर आरएसएस की नजर है और उन्होंने सोचा कि अगर हम लोग ओबीसी के अंदर आने वाले 10 साल में जो बड़ा परिवर्तन लाना चाहते हैं और अगर इस तरह का एक्शन हमारे तरफ से होता है तो स्वाभाविक रूप से ओबीसी राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व विहीन है, तो स्वाभाविक रूप से इनके साइड में झुक जाएगा। उसको काउंटर करना जरूरी होगा। काउंटर करने के लिए आरएसएस ने नरेंद्र मोदी को सामने लाया। तो इससे हमारे आंदोलन के द्वारा जो सारे देश भर में माहौल बनाया गया है उसको काउंटर करने की जरूरत आरएसएस को महसूस होती है। हमारे लोगों को इतनी समझ नहीं है कि हमारे आंदोलन का प्रभाव इतना है कि आरएसएस को हमारे आंदोलन के प्रभाव को काउंटर करना पड़ रहा है। ये समझदारी हमारे समाज में नहीं है, मगर हम लोग इस बात को समझ रहे हैं और आरएसएस के लोग हमारे प्रभाव को काउंटर करने के लिए एक ओबीसी के आदमी को इस काम के लिए पिकअप कर रहे हैं, ऊपर ला रहे हैं। पहले उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं। वो कुछ भी नहीं था, उसको इमीडिएट पिकअप किया, फिर उसको मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री बनाकर फिर उसको एकदम राष्ट्रीय स्तर पर लाया। और इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किल फैसला किया। बहुत ज्यादा मुश्किल फैसला क्या था? लाल कृष्ण आडवाणी को घर में बिठा दिया। कितने लोगों को पता है कि आरएसएस ने लाल कृष्ण आडवाणी को, जो आज की बीजेपी है ना, ये बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की बनाई हुई नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, वो रथ यात्रा की तारीख जाके छानबीन करो और उस तारीख के पहले बीजेपी के कितने मेंबर पार्लियामेंट में चुने हुए हैं उसका आंकड़ा निकालो और उस रथ यात्रा के बाद बीजेपी के कितने, उस समय बीजेपी भी नहीं थी। बीजेपी जो है वो बाद में बनाई गई जनता पार्टी से। जब ये लोग शामिल हो गए और जनता पार्टी से बाहर निकले, उसके बाद जनता पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी बाहर निकला, जनता पार्टी जेपी, तो इन्होंने बीजेपी बना दिए थे भारतीय जनता पार्टी। तुम्हारी जनता पार्टी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी ने क्यों बनाई? क्योंकि ब्राह्मण विदेशी जनता है, तो इसलिए उसको भारतीय जनता बनाना जरूरी था। अब लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी ब्राह्मण कैसे सोचता है। ब्राह्मणों को मालूम है हम लोग विदेशी है, इसलिए उन्होंने पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी रखा। तो वो अपने को भारतीय सिद्ध करना चाहते हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ये ब्राह्मणों की साइकोलॉजी का अध्ययन करने के बाद आपको पता चलेगा। साथियों, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का इमरजेंस हुआ और इमरजेंस होने के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकालने के बाद बड़े पैमाने पर ये पार्टी आगे बढ़ाई, तो अटल बिहारी से भी ज्यादा लोकप्रियता
लालकृष्ण आडवाणी की थी, मगर पार्टी में सबसे ज्यादा लोकप्रिय व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे। बाद में आडवाणी हो गए थे रथ यात्रा निकालने के बाद में। और रथ यात्रा निकालने के बाद में जब उनको सरकार बनाने का मौका मिला तो आडवाणी ने अटल बिहारी को प्रधानमंत्री बनाया। ये ध्यान रखो, आडवाणी का क्लेम था, आडवाणी ने अटल बिहारी वाजपेयी को प्रधानमंत्री पद के लिए सामने किया। ऑफिसर है, वो संसद में रहे, कई बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आडवाणी लोकसभा का चुनाव बहुत सालों तक लड़ने की हिम्मत तक नहीं कर सकते थे, तो हमेशा राज्यसभा में जाते थे। पार्टी की तरफ से लालकृष्ण आडवाणी को राज्यसभा में भेजा जाता था, क्योंकि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होते थे। वो गुजरात से लगभग हर बार राज्यसभा में जाते थे। मगर जब उन्होंने रथ यात्रा निकाली उसके बाद वो चुनाव लड़े लोकसभा का और वो चुनकर आए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इतना ज्यादा पॉपुलर व्यक्ति लालकृष्ण आडवाणी को आरएसएस ने कंपल्सरी रिटायर किया। हमारे लोगों को पता नहीं है कि ये कंपल्सरी रिटायर करने की जरूरत क्या है। हमारा आंदोलन इतना तेजी से बढ़ रहा था, आरएसएस भाजपा को ऐसा लग रहा था कि यदि ओबीसी के लोगों को वामसेक की तरफ, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ जाने से रोकना है तो हमें अब आडवाणी को कंपल्सरी रिटायर करना पड़ेगा और उसको उसके जगह ओबीसी के आदमी को लाना। अब देखो, तारीखों का अध्ययन करो, जो मैं विश्लेषण के साथ आपको बता रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं तारीखों के साथ आपको जो कह रहा हूं उसकी सबूत मिलेगी। क्योंकि मैं तो खुद ही देख रहा हूं, मैं खुद ही आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूं, तो तब से मैं देख रहा हूं ये सारी चीजें, ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो मैं जानता हूं। तो ये हम लोगों के आंदोलन को काउंटर करने के लिए उनको ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सामने लाना पड़ा। और आरएसएस भाजपा का जो मेन एजेंडा था, वो मेन एजेंडा तो ओबीसी के द्वारा पूरा नहीं होता। आरएसएस भाजपा कभी भी ओबीसी की जाति आधार गिनती के लिए राजी नहीं होती। आरएसएस भाजपा हमेशा ओबीसी की जाति आधार गिनती का विरोध करते रहे। मोदी ने, जब हमने ओबीसी की भारी जातीय आधार गिनती करने के लिए भारत बंद का ऐलान किया, मोदी को ओबीसी की जातीय आधार गिनती का ऐलान करना पड़ा। देखो जरा, सोचो जरा, अखबार पढ़ो और आप देखो कि हमने कब ओबीसी की जातीय आधार गिनती का ऐलान किया और नरेंद्र मोदी ने ओबीसी की जातीय आधार गिनती, आरएसएस भाजपा विरोध है इसके बावजूद भी ओबीसी की जातीय आधार गिनती का फैसला किया। आरएसएस के समर्थन के बगैर लिया क्या? मोदी ने यह फैसला आरएसएस के समर्थन के बगैर तो नहीं लिया। समाज में हमारे जो लोग हैं, हमारे संगठन का जो इंटरनल समाज के अंदर जो प्रभाव है, उसके बारे में लोगों को हमारे प्रभाव की क्षमता का पता नहीं है। मगर हमारा जो दुश्मन है उसको बहुत बारीकी से आकलन, और ये आकलन की बदौलत उनको ऐसा करना पड़ रहा है। अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया होता तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि ओबीसी का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर हमारे समर्थन में खड़ा हो गया। अभी 1 जुलाई को हमने भारत बंद का ऐलान किया है, उससे पहले ही नरेंद्र मोदी ने ओबीसी की जातीय आधार गिनती करने का फैसला किया। गिनती करेगा कि नहीं करेगा ये पता नहीं है, मेरा यकीन नहीं है कि गिनती करेंगे। मगर हमारे आंदोलन की तारीख के पहले उन्होंने ओबीसी की जातीय आधार गिनती का ऐलान किया। इसके पीछे मकसद ये है
कि ओबीसी के लोगों ने उनको ये मैसेज दिया कि उधर जाने की जरूरत नहीं है। जब हम कर रहे तो उधर अमन मेश्राम की तरफ जाने की क्या जरूरत है? अगर हम लोग प्रचार करने वाले हमारे कार्यकर्ता ओबीसी के बस्ती में जाकर ओबीसी की जातीय आधार गिनती के लिए भारत बंद कर रहे, आप हमारा साथ सहयोग करो। अगर आप ऐसा मुद्दा लेकर ओबीसी के बस्ती में जाओ, ओबीसी के लोग कहेंगे अब क्या जरूरत है, तो हो गया। दावे के साथ बोलता हूं, अगर आप ओबीसी के बस्ती में जाओगे, ओबीसी के लोग आपको ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। अगर ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो मोदी और आरएसएस के लोग सफल हो गए, ऐसा उसका अर्थ होता है। ये दावपेच, ये समझना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने इस सारी परिस्थिति का अध्ययन करने के बाद ये निर्णय किया कि ओबीसी की जातीय आधार गिनती को काउंटर करने के लिए ये है, ये गिनती करने के लिए नहीं है। तो हम भारत बंद का कार्यक्रम जारी रखेंगे और जारी रखने के बाद भी जारी रखेंगे। ये 2025 को भी जारी रखेंगे, 26 को भी, 27 को भी, 28 को भी, 29 को भी, 30 को भी जारी रखेंगे और तब तक जब तक होती नहीं है तब तक जारी रखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐलान किया, वो करने के लिए नहीं किया। अगर हम जारी रखेंगे तो ओबीसी के लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, वो अमन मेश्राम बोल रहा था वही सही है। अगर हम बंद कर देंगे तो फिर समझाएगा कौन? तो हम जारी रखेंगे, समझाने का काम जारी रखेंगे, क्योंकि देश में काउंटर रिवोल्यूशन के लिए ओबीसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ओबीसी को रिवोल्यूशन की जरूरत है, काउंटर रिवोल्यूशन की नहीं, क्योंकि काउंटर रिवोल्यूशन में सबसे ज्यादा नुकसान ओबीसी का होगा, क्योंकि वो उनको हिंदू बनाएंगे। ब्राह्मण लोगों को मालूम है, क्या मालूम है? हिंदू मुसलमानों की देवी गाली, ये ब्राह्मण को मालूम। दयानंद सरस्वती खुद ही ये कहा, मैं कोई काल्पनिक बात नहीं कह रहा हूं। दयानंद सरस्वती ने ये कहा, हिंदू मुसलमानों की देवी गाली है, और अगर गाली है तो ब्राह्मण हम लोगों को हिंदू क्यों कह रहा है? ब्राह्मण हम लोगों को हिंदू क्यों कह रहा है? क्योंकि हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, हम बहुजन है। तो आरएसएस के लोग बोलते हैं हम भी बहुजन है, हिंदू समाज बहुसंख्याक। अखबार पढ़ लेना, जो शब्द प्रयोग बोल रहा हूं ये मेरा नहीं है, ये शब्दशः बता रहा हूं। आरएसएस का स्टेटमेंट है, हिंदू समाज बहुसंख्याक है। मेरा क्या स्टेटमेंट है? एससी, एसटी, ओबीसी 74.5% हम बहुजन हैं। दोनों चीजों का फर्क समझ रहे? अगर आप दोनों चीजों को समझोगे तो आपको लगेगा, आपको ये बात लगेगा अरे साला बामसेट में और आरएसएस में ही चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है, तो इनके दोनों के बीच में ही चल रहा है। हमारे दोनों के बीच में क्यों चल रहा है? क्योंकि आरएसएस के पास संगठित शक्ति है और हमारे पास भी संगठित शक्ति है। अब हमारे क्या नाम उनका, वो कोरे साहब, ये बहुत कर रहे हैं, कुछ दिखता नहीं हो रहा है। अरे अकेले से थोड़ी होता है। आप बुद्धिमान हैं, आप बहुत बोलने वाले हैं, आप बहुत समझाने वाले हैं, मगर अकेले दुनिया में कभी कोई परिवर्तन अकेले नहीं होता है। दुनिया में जितने परिवर्तन हुए हैं संगठित शक्ति से हुए। जान लो, समझ लो, अगर आप अकेले तीर मारने की कोशिश करोगे, बहुत सारे समाज में लोग हैं, अरे हम भी कर रहे हैं मेजराम साहब, आप भी कर रहे हैं क्या?
क्या बताए, मूर्खता की भी सारी हद होती है। आदमी को मूर्ख होना चाहिए, मगर हद में होना चाहिए, एक मर्यादा में मूर्ख होना चाहिए। एक इंडिविजुअल आदमी का काम करना, एक संगठित शक्ति का काम करना, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। परिवर्तन इंडिविजुअल के काम करने से कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। जितना जल्दी हो सके इंडिविजुअल काम करने वाले लोगों को पता चले, उतना जल्दी ठीक है। आपको जो संगठन ठीक लगता है उसमें काम करो, मगर संगठित शक्ति से ही बदलाव होगा, संगठित शक्ति से ही परिवर्तन होगा। संगठित शक्ति के बगैर परिवर्तन नहीं होगा। जो परिवर्तन हम करना चाहते हैं वो संगठित शक्ति से होगा। आपका विचार अच्छा है, आप अच्छे पढ़े लिखे हैं और आप इंडिविजुअली कुछ काम करते हो, इससे बड़ा बदलाव नहीं हो सकता। संगठित शक्ति के साथ लगना होगा, संगठित शक्ति के साथ जुड़ना होगा और संगठित शक्ति बढ़ानी होगी। जितनी अनुपातिक चाहिए उतनी बढ़ानी होगी। अनुपातिक बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी है, अंग्रेजी में बताऊंगा तो हिंदी समझ में आएगी। ये ज्यादा बड़ी अजीब किस्म की बात है। हिंदी जो है बहुत बार अंग्रेजी से ज्यादा कठिन हो जाती है। तो ये ब्राह्मणों ने क्या किया, संस्कृत से शब्द निकालकर हिंदी में डाल दिया। तो वो क्योंकि संस्कृत कोई पढ़ता नहीं, ब्राह्मण की भाषा है, बुद्धेश्वर को, तो संस्कृत के ही शब्द जो है उन्होंने हिंदी में लाए। और नई भाषा जो सरकारी भाषा है ना हिंदी की, वो ऐसे इस तरह के शब्द प्रयोग करती है। तो उसका अंग्रेजी शब्द है प्रपोर्शनेट। देखो आपको प्रपोर्शनेट समझ में आ जाए, अनुपातिक। क्या कह रहे हो अमन मिश्रा, अनुपातिक है, कुछ समझ आ रहा? बड़े लिखे को समझ में नहीं आता। अनुपातिक, प्रपोर्शनेट, अरे हाँ, ऐसा कुछ लोग क्या बोलते, अरे हाँ अनुपातिक, प्रपोर्शनेट, हाँ बराबर आ गया। हाँ तो प्रपोर्शनेट अंग्रेजी शब्द समझ में आएगा, हिंदी नहीं आता। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि आपके विरोध में जो संगठित शक्ति है उसके मुकाबले की शक्ति होनी चाहिए, उसके मुकाबले की शक्ति होनी चाहिए। उसके मुकाबले की शक्ति नहीं होगी तो बदलाव नहीं होगा। इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको मुद्दे लेकर, मान लो एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, मैंने आपको एक काम दिया, कार्यकर्ता हैसियत से एक काम दिया, आपको दिया भी जाओ ये ओबीसी को जगाना है, तो हमारे लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बस्ती में जाकर ओबीसी को जगा रहे, क्या होगा? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बस्ती में जाकर ओबीसी को जगाने का काम कर रहे हैं, तो ओबीसी के जगाने का काम तो नहीं होगा। आपको कोई भी बात, कोई भी प्लान बहुत सुटेबल प्लान बनाना पड़ता है। आपको ओबीसी के बस्ती में जाना होगा तो बहुत सारे शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के लोग मुझे क्या कहते हैं, नहीं वो सुनते ही नहीं, नहीं वो सुनते ही नहीं। ज्यादातर लोग मुझे ये कहते हैं, अरे सुनते नहीं है इसलिए तो तेरे को सुनाने के लिए भेज रहा हूं, तो प्रशिक्षित है ना। तू जब प्रशिक्षित है तो तेरे को प्रशिक्षित इसीलिए किया कि जाओ धक्के खाओ, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार धक्के खाओ ना। धक्के खाने के बाद जब आप दो चार पांच जाओगे तो नहीं सुनेगा तो एक बार अरे दोबारा इसका आना बंद करना पड़ेगा यार, वो उसको क्या लगेगा, ओबीसी का इसका आना बंद करना पड़ेगा। ये आना बंद नहीं होगा, नहीं तो ये आता ही रहेगा, तो एक बार इसका सुनना पड़ेगा, बस हो गया। जितने ज्यादा बार जाओगे वो सुनने के लिए राजी हो जाएगा। एक आदमी हो गया ना, एक आदमी, अरे भाई तो आग लग गई ना। आग तो फैलने को क्या लगता है, आग किनारे में लगानी पड़ती है ना। एक किनारे में आग लगा दो तो वो फैलती रहती है। ये जो विचार की आग होती है वो दिमाग को बहुत गर्म करती है, स्वस्थ बैठने नहीं देती। जो अग्नि की आग होती है और जो विचार की आग होती है
अग्नि की आग बहुत जल्दी बुझ जाती है, विचार की आग जिंदगी भर जलती रहती है। वो बुझती ही नहीं है, मरने के बाद बुझती है, वो दूसरे बुझाते हैं। दूसरे उसको आग लगाकर बुझाते हैं, नहीं तो बुझती नहीं है, आग लगाने के बाद बुझती है। तो मैं आप लोगों को ये बात समझाना चाह रहा हूं कि हमें ऑब्जेक्टिव प्लानिंग बनाने का काम करना चाहिए। अगर मान लो ओबीसी के अंदर जगाने का काम करना है तो निश्चित रूप से ओबीसी के बच्चे में जाना पड़ेगा और लोगों को समझाना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग सफल हो सकते हैं। ऐसा ही करते करते सारे देश भर में ओबीसी के अंदर हमने जागरण फैलाया और ओबीसी के अंदर सारे देश भर में आज अगर आरएसएस भाजपा के लोगों को, ओबीसी के लोगों को जगाने का कोई काम देश में चल रहा है तो काउंटर जागरण आरएसएस भाजपा कर रही है, विश्व हिंदू परिषद कर रहे हैं, तो हम लोग जागरण कर रहे हैं। वास्तव में अगर कोई ओबीसी का आदमी अपने को हिंदू कहता है तो वो हिंदू नहीं है, वो ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है। ब्राह्मणों का मूल धर्म ब्राह्मण धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। हिंदू तो दीवी गाली है, दयानंद कहता है। हिंदू मुसलमानों की दीवी गाली है। अगर गाली है तो फिर उसका वास्तविक नाम क्या है? ब्राह्मण धर्म का नाम, ब्राह्मणों के धर्म का नाम ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म का प्रचार करने से अब्राह्मण जुड़ता नहीं है। कितनी सिंपल बात है, ब्राह्मणों को समझ में आता है। ब्राह्मण धर्म के नाम पर प्रचार करने से अब्राह्मण जुड़ता नहीं है। पता है तुम्हारे ब्राह्मण का है, तुम देखो, तो हमसे कोई लेना देना नहीं। उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म के नाम पर प्रचार में लाओ। बहुत गधे लोग जो है, इतने ज्यादा संख्या में गधे जुड़ जाते हैं, प्रधानमंत्री बनाने तक जुड़ते। ओबीसी के लोगों ने अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दिया होता तो बनता। तो ओबीसी का आदमी देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ओबीसी के लोगों ने वोट दिया। ओबीसी के लिए कोई सिंगल काम 11 साल में किया? सिंगल काम, चलो दूसरा तीसरा नहीं पूछ रहा, एक काम। ओबीसी की जातीय आधार गिनती का मुद्दा है। ओबीसी की जातीय आधार गिनती का मुद्दा है। हक और अधिकार संख्या के अनुपात में देने का मुद्दा दूसरे नंबर पर है। गिनने के लिए राजी नहीं है। तिकडे विदर्भामध्ये खेड्यामध्ये कधी कधी भांडण होते ना, है मग तो भांडणार का? मी तुला काय गिनतो रे, आमच्याकडे विदर्भात मी तुला काय गिनतो रे, म्हणजे गिनणे फार महत्वाचं आहे बरं। जर महत्वाचं नसतं मी तुला काय गिनतो रे असं म्हटलं नसतं। गिनने महत्वपूर्ण है, संख्या है गिन ही नहीं रहे, संख्या है गिन ही नहीं रहे, तो उसका क्या मतलब है? ही नहीं, होने के बावजूद भी नहीं है, ही नहीं। कितनी भयंकर बात है। गिन नहीं रहे, आंकड़ा ही नहीं आएगा, आंकड़ा ही नहीं आएगा, है ही नहीं। बहुत साल तक ओबीसी का मुद्दा किसी नागरिक की वजह से मुद्दा ही नहीं बना। 52% का जो मुद्दा है ओबीसी के गिनने का, मालूम है आपको कैसे पता चला? ओबीसी 52% है, कैसे पता चला मालूम है? 1931 की जो सेंसस रिपोर्ट है जो अंग्रेजों ने की, उसके आंकड़े अवेलेबल है। और 1931 के बाद 47 में पाकिस्तान बना, वो संख्या माइनस करने के बाद 31 की गिनती के आधार पर अनुमानित आंकड़ा 52% निकाला गया। अनुमानित है 52%
आंकड़ा अनुमानित है क्योंकि गिनती हुई नहीं है। हुई ओबीसी गिनती हुई, ये 52% अनुमानित है। तो लोग कह रहे हैं अनुमानित क्यों करो, गिन लो, गिनने के लिए राजी। इससे आरएसएस भाजपा ब्राह्मणों को क्या मौका मिलता है, क्या अवसर मिलता है? अगर ना गिनो तो आरएसएस भाजपा विश्व हिंदू परिषद कहते हैं ये सब हिंदू है। गिन लिया तो क्या होगा? ओबीसी। कितना माइक्रो बात है। अगर गिन लिया तो पता चला ओबीसी है, नहीं गिना तो ब्राह्मण के, ये सब हिंदू। हिंदू का क्या मतलब है? ब्राह्मण धर्म को मानने वाले हैं। ब्राह्मण धर्म क्या है? वर्ण धर्म, जाति धर्म, अस्पृश्यता, आदिवासी का सेग्रीगेशन, महिलाओं की दासता, शूद्रत्व, पिछड़े वर्ग पर थोपा जाना, ये सब वर्ण धर्म है, यही ब्राह्मण धर्म है। किसी भी प्रकार का ब्राह्मण धर्म का प्रचार प्रसार किए हुए आरएसएस भाजपा इसको स्टेटस को बनाए रखती है। ब्राह्मण का रूलिंग, अपोजिशन का ब्राह्मण। अगर रूलिंग में ब्राह्मण है तो अपोजिशन में भी ब्राह्मण है कांग्रेस, तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? स्टेटस को मेंटेन करते हैं कि ये व्यवस्था ऐसी ही रहे। इसमें बदलाव करने के लिए कोशिश ही नहीं करते। हमारे लोगों को पता ही नहीं चलता, हमारे लोगों को समझने ही नहीं आता। मीडिया में जो वो बातें पढ़ते हैं तो हमारे लोगों को किसी प्रकार की कोई जानकारी है ही नहीं, और जो जानकारी उनके पास नहीं है उस मुद्दे में उनको एंगेज करके रख देते हैं। जो उनके मुद्दे नहीं है उन मुद्दों में उनको एंगेज कर देते हैं। अगर बीजेपी उस मुद्दे को उठाती है तो कांग्रेस का विरोध करती है, हो गया वो इश्यू, हो गया वो नेशनल इश्यू, हो गया वो मुद्दा, हो गया जो ओबीसी की जाति आधार गिनती का मुद्दा है वो गायब हो गया। इस तरह से गायब कर दिया जाता है। तो इसका उपाय है अपनी संगठित शक्ति होनी चाहिए, तो मुद्दा नेशनल एजेंडे पर आएगा। ओबीसी की जातीय आधार गिनती का मुद्दा हमने संगठन बनाया। मैंने 19 साल की उम्र से, अभी 67 चल रहा है, मेरी उम्र का जो है ये 67 चल रहा है, और 19 साल की उम्र थी तब से संगठन बनाने का काम में मैंने जिंदगी की लंबा समय लगाया, राउंड अबाउट 50 साल। तो 769 जिलों में से 625 जिलों में हमने संगठन बढ़ाया। देश के 625 जिलों में संगठन खड़ा किया। अब इतना बड़ा संगठन हमारे समाज में किसी के पास नहीं, संगठित शक्ति नहीं मानती। तो अमन मेश्राम जब बोलता है तो संगठित शक्ति के साथ जोड़कर उसका अर्थ वो निकालते हैं। वो अमन मेश्राम का बोलना इंडिविजुअल नहीं है, तो मैं जब बोलता हूं संगठन में दूसरे दिन लागू हो जाता है। हमारे कैडर है, हमारे ट्रेंड लोग हैं, वो वहां से लेते हैं मटेरियल और फील्ड में शुरू कर देते हैं। ये सोशल मीडिया, पहले प्रिंट मीडिया में मेरी कोई भाषण छपता नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मेरा कोई भाषण आता नहीं था, मेरी कोई खबर आती नहीं थी, आज भी नहीं आती है। सोशल मीडिया में हम ही हम है, हम ही हम है। सारे देश के लोग लिखते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो लोगों को बात हमारी मालूम हो जाती है, और इस वजह से तेजी से बात फैलती है। ये बदलाव आया हुआ है, ये देश में बदलाव आया हुआ है, ये बदलाव हमको समझना होगा। इसलिए दुश्मनों को ये लगता है कि ये इसी तरह से बात आगे बढ़ी। 625 जिलों के द्वारा अगर हम भारत बंद करने का मैंने ऐलान किया, ये भारत बंद काय के लिए किया?
6 लाख गांव का संगठन खड़ा करने के लिए किया। मांग से इंडिविजुअल पढ़े लिखे आदमी को समझा कर मैंने तैयार किया। अनपढ़ आदमी को समझा कर तैयार नहीं किया जा सकता, उसको समझाया नहीं जा सकता, उसको आंदोलन में फिजिकली शामिल करवाया जा सकता। तो आंदोलन उसका उपाय। तो इसीलिए अब हम लोग इतना बड़ा संगठन बनाने के बाद, पढ़े लिखे लोगों का संगठन बनाने के बाद, अब हम लोग आंदोलन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत बंद का ऐलान किया। 2030 तक हमारा संगठन 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा, आंदोलन की वजह से फैल जाएगा। जब 6 लाख गांव का संगठन हो जाएगा तो ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन हो जाएगा। ये आंदोलन नहीं रहेगा, ये आंदोलन हो जाएगा। 9 अगस्त 1942 को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई थी और क्विट इंडिया मूवमेंट चलाने के बाद लगभग 4 करोड़ लोग सड़कों पर उतरे थे और उसके बाद अंग्रेजों को निर्णय लेना पड़ा कि अब हम भारत में ज्यादा देर नहीं रह सकते और उनको भारत छोड़कर जाना पड़ा। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट मास लेवल का आंदोलन चलाया। उसी तरह का आंदोलन 2030 तक हम लोग खड़ा कर सकते हैं। अखबार वाले मेरी खबर छापे या ना छापे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरी खबर छापे या ना छापे, अब ये सोशल मीडिया, ये ग्लोबल मीडिया, सोशल मीडिया इज नॉट ए सिंगल मीडिया, इज ए ग्लोबल मीडिया। जब सोशल मीडिया में खबर आती है तो अमेरिका में बैठकर भी देख सकते हैं, क्योंकि वो ग्लोबल मीडिया है, सारे देश भर में फैला सकते हैं। सोशल मीडिया की वजह से मेरी खबर पाकिस्तान के आदमी ने देखा तो नरेंद्र मोदी ने मेरा नाम लिए बगैर भाषण में कहा, अरे भारत के एक आदमी का वीडियो वहां पाकिस्तान वाले देख रहे। तो लोगों ने कहा आपका मोदी भाषण में कह रहा है। अरे ग्लोबल मीडिया है भाई, पाकिस्तान वाले की कहीं पर भी देखेंगे, सारी दुनिया में देखेंगे। और अगर मैं तुम लोगों के खिलाफ बोल रहा हूं, मोदी के खिलाफ बोल रहा हूं, भाजपा के खिलाफ बोल रहा हूं, आरएसएस के खिलाफ बोल रहा हूं, तो मुसलमान को तो अच्छा लगेगा ही। अब पाकिस्तान के मुसलमानों को अच्छा लगने से मेरे को क्या फायदा होगा? मेरे को कोई फायदा ही नहीं होता। क्यों? अरे मेरे को सपोर्ट भी वो दे नहीं सकता। पाकिस्तान में रहकर मेरे को क्या सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान में रहकर मेरे को क्या सपोर्ट करने वाला है वो? मेरा तो कोई फायदा है नहीं। उल्टा मोदी ने देखा कि इससे और हमें शाम का नुकसान करवाया जा सकता है कि देखो ये पाकिस्तान का समर्थक आदमी है। हमारे लोगों को समझ में तो आता नहीं है, राजनीति जो है ये समझ में तो आती नहीं है। तो इसलिए साथियों, हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि हमारा समस्या का समाधान जन आंदोलन में है। आपकी बात तर्क संगत है, आपकी बात तथ्य संगत है कि केवल अंग्रेजों के जाने से हमारी गुलामी खत्म नहीं हुई, ये सत्य है और ये तथ्य भी। इसके बावजूद भी इस सत्य को और सत्य ब्राह्मण मानने के लिए तैयार नहीं है। तब तैयार नहीं है तो धक्के मारने के अलावा क्या विकल्प है? अंग्रेज धक्का मारे निकल थोड़ी गए। तो अंग्रेज को गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट में धक्का मारा तब तो गए, ऐसे थोड़ी गए। इसीलिए धक्का मारने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं हैंडलिंग करना चाहिए, मैं हिंसा के समर्थन में नहीं हूं, मैं किसी प्रकार की हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं केवल आंदोलन को जन आंदोलन बनाने की बात कर रहा हूं। तो अभी 2030 तक हमारा आंदोलन 6 लाख गांव का आंदोलन होगा और जब ये होगा तो हम लोग ब्राह्मणों के गुलामी से आजाद हो जाएंगे। ये करना होगा।
तो आप लोगों को क्या करना है कि अभी आप नौकरी पेशा लोग जो शहरों में रहते हैं ज्यादातर, तो जिला प्रेस रहते, कमिश्नरी रहते, तहसील में रहते, तो आप लोगों को मोटरसाइकिल निकालकर डेली शाम को गांव जाना चाहिए, रात में 11 बजे वापस आना चाहिए, दूसरे दिन ड्यूटी जाना चाहिए। सैटरडे संडे की छुट्टी है तो दोनों दिन गांव में जाना चाहिए। ऐसा केवल साल भर करो, 6 लाख गांव में संगठन खड़ा हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। गांव में तो ज्यादा समझाना भी नहीं पड़ता, अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा समझा दिया तो लोग क्या बोलते, हाँ आधा समझ गावात कशी लोक आहेत ते काय ठीक है समझ आता करायचं काय तो करने के लिए रेडी बैठे रेडी है। तो इसलिए हम लोगों को ये ध्यान रखना होगा कि आंदोलन को जन आंदोलन में रूपांतरित करना है और आजादी की समस्या का समाधान करना है, गुलामी की समस्या खत्म करनी है और आजादी हासिल करनी है, तो आपके पास गांव में जाने का विकल्प है। गांव में जाओ, गांव में संगठन खड़ा करो, एससी का यूनिट खड़ा करो, एसटी का यूनिट खड़ा करो, ओबीसी का यूनिट खड़ा करो, मोस्ट बैकवर्ड का यूनिट खड़ा करो, संगठन खड़ा करो। जितना संगठन खड़ा करोगे उतना मोबिलाइजेशन बढ़ेगा, जितना मोबिलाइजेशन बढ़ेगा उतना आंदोलन जन आंदोलन में रूपांतरित हो जाएगा। ये कहना, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूं, ज्यादा कहना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ज्यादा कहने से भी बदहजमी होने का खतरा होता है। तो जितना मैं कह रहा हूं उतना ही हजम हो जाए, पर्याप्त है। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे मूल निवासी नायक माननीय बामन मेश्राम साहब कि आपने जो आज का जो प्रमुख विशेष कार्यक्रम के साथ साथ जो मुख्य विषय था उन विषयों पे आपने हमारा विस्तार रूप से यहाँ पे मार्गदर्शन किया। साथियों, यहाँ पे ये कार्यक्रम थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, तो मैं आप सभी साथियों से कहूंगी कि पहले आप 2 मिनट के लिए बैठ जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पर आज इस कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन करने के लिए हमारे माननीय रविंद्र राणे सर की मैडम स्वप्नजा राणे मैडम को मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ कि मैडम आप आए और हम सभी का आइए मैडम आभार प्रदर्शन करें, आइए। हेलो, जय मूल निवासी। आज 2 जून को प्राध्यापक रविंद्र राणे सर का 50वां जन्मदिन बामसेठ परिवार की ओर से प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हुआ और इस वातावरण को देखकर ये अनुभव मिला कि मैं माननीय रविंद्र राणे सर के नहीं रहने के बाद भी अकेले नहीं हूँ। मेरा एक बहुत बड़ा परिवार है जो मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ रहेगा। इसीलिए मैं जो आज यहाँ आए उनका और खास तौर पे मेश्राम साहब और निशा मैडम का हृदय पूर्वक आभार प्रकट करती हूँ। वैसे ही बामसेठ और भारत मुक्ति मोर्चा अमरावती यूनिट उनका भी आभार प्रकट करती हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत बड़ा साथ सहयोग दिया। और आप सभी की उपस्थिति में मैं ये आश्वासन देती हूँ कि हमारा परिवार हमेशा बामसेठ के नेतृत्व यानी माननीय मेश्राम साहब के साथ रहेगा। फिर से आप सभी लोगों के आभार मानते हुए मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। धन्यवाद, जय मूल्यवासी।